Hello students, I hope all you are good. This is Ashish and welcome to Confident Education. आज हम एक लेके आए हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का पार्ट फोर्थ। तीन तीन पार्ट इसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 9th का चैप्टर 4 है सिविक्स का। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। आप पहले हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उसके बाद देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पार्लियामेंट डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? आपने एक वर्ड सुना होगा मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्टर। जो भी ये मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, अब ये सारा काम खुद नहीं करते, इनके पास ऑफिसर्स होते हैं। ऑफिसर्स या फिर सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लो कि ये जो आपके आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, या जितने भी आपके डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, ठीक है, या फिर आपके और भी ले लो पुलिस। उसके बाद आपके सीजीएल, जो अब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या फिर आपके और भी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, वो सारे ही जो ऑफिसर्स या जो पद होते हैं वो सारे ही किस में आते हैं? एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव ये होता है और एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, जो जैसे कि आपके मिनिस्टर्स आ गए, मिनिस्टर्स में आ गया जैसे आपके पीएम जो हो गए, वो भी एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। होम मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, आपके डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे ही क्या है? आपके एग्जीक्यूटिव ही हैं। ठीक है, ये जितने भी लोग फंक्शन करते हैं। ठीक, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं ये समझ में आ गया। हाँ, अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। A person or group of persons having administrative or supervisory authority in an organization or in government authority, the executive is responsible for executing and enforcing the law. एग्जीक्यूटिव एक आदमी और एक कई सारे आदमियों का ग्रुप होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव और सुपरवाइजरी अथॉरिटी को होल्ड करता है, पावर को होल्ड करता है। ठीक है, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी में। ठीक है, एग्जीक्यूटिव की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लॉ को एग्जीक्यूट करना और एनफोर्स करना। ठीक है, लागू करवाना, बनवाना। ठीक, ये क्या होता है? एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन। और एक डेफिनेशन आपके बुक में दी हुई है, फंक्शनरीज हु टेक डे टू डे डिसीजंस बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, ऑल दोस फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज द एग्जीक्यूटिव। जो फंक्शनरीज होते हैं जो डे टू डे में डिसीजन लेते हैं पर वो सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज नहीं करते, डे टू डे डिसीजन लेते हैं, जैसे आपके पुलिस ऑफिसर्स हो गए, मिनिस्टर्स हो, सॉरी पुलिस ऑफिसर्स हो गए। ठीक है, मिनिस्टर्स भी ले सकते, पुलिस ऑफिसर मिनिस्टर्स हो गए आपके, और भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ तो वहाँ के जो आपके वर्कर्स होंगे या मैन जो आदमी होंगे जो वहाँ काम करते हैं, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पे काम करने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो सारे ही क्या होते हैं? वो डे टू डे लाइफ में डिसीजन लेते हैं कि ये काम करना है, ये नहीं करना, बट उनके पास मेन सुप्रीम पावर नहीं होती, हायर अथॉरिटी नहीं होती कि वो जो मर्जी कर ले। वो उनके ऊपर भी कोई ना कोई ऊपर पद या ओहदा होता है जो उनको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो सुप्रीम पावर वो भी होल्ड नहीं करते हैं। तो ऐसी फंक्शनरीज को जो डे टू डे में डिसीजन लेते हैं डे टू डे लाइफ में, बट सुप्रीम पावर होल्ड नहीं करते, ऐसे फंक्शनरीज को हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ठीक, फिर इसके बाद दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। उन्हें एग्जीक्यूटिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो इंचार्ज होते हैं किस चीज के? एग्जीक्यूशन के। कोई भी पॉलिटिकल या कोई भी पॉलिसीज जो नई बनती है उनको एग्जीक्यूट करना, पूरे इंडिया के अंदर उनको मनवाना, इन्फोर्स करना, वो इन एग्जीक्यूटिव का ही काम होता है। ठीक, अब एग्जीक्यूटिव दो हैं, एक पॉलिटिकल, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो पहले पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव देखते हैं। Political executive is elected by the people for a specific period. Political leaders who take big decisions fall in this category. ठीक है,
जो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होते हैं, जैसे कि 5 साल, सिर्फ 5 years के लिए, कुछ टाइम के लिए, स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते हैं। कहीं पे ये 5 है तो कहीं पे ये 6 साल भी होता है। ठीक, तो कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए वो चुने जाते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक बिग डिसीजन, जो वो पॉलिटिकल लीडर जो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे पीएम हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ये सारे क्या है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आते हैं, जो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए चुने जाते हैं, लोगों द्वारा चुने जाते हैं, और ये बड़े बड़े डिसीजन सारे यही लोग लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है, अब ये है आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, दिस इज कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज। वो लोग जो सिविल सर्विसेज में होते हैं, जो क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, ये चुने नहीं जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, ये लोग वो होते हैं जो पढ़ने लिखने के बाद, एग्जाम क्लियर करने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में आते हैं, सिविल सर्विसेज में आते हैं। तो वो कौन होते हैं, वही होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक, जो सिविल सर्विसेज में आते हैं, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे होते हैं, उनके रिटायरमेंट 60, 65, 70 साल में जाके होती है। ठीक है, वो 4-5 साल के लिए नहीं आते। पर्सन्स वर्किंग इन सिविल सर्विस आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट। जो लोग सिविल सर्विसेज में काम करते हैं उन्हें हम सिविल सर्वेंट्स कहते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो ये जो आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जो लोगों द्वारा इलेक्ट होते हैं, उनके पास ज्यादा पावर होती है नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के कंपैरिजन में। ठीक है, the minister is an elected representative of the people and thus empowered to exercise the will of the people on their behalf। यहाँ पे एक चीज समझते हैं पहले, कि ये जो आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, इनके पास ज्यादा पावर है, पर जो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है इनके पास कम पावर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर भी इनके पास ज्यादा पावर है। पर ये नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है, ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़ने के बाद, एग्जाम देने के बाद ये इनको एग्जाम क्लियर होता है, फिर भी इनके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीजन है? तो सिंपल सा इसका एक रीजन ये है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा चुने जाते हैं हम। तो इसलिए उनके पास ज्यादा पावर होती है। जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वो डायरेक्ट एम्पावर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं पावर को, किसके बिहाफ पे? लोगों के विल के बिहाफ पे, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बन के, मतलब लोग चाहते हैं वो शासन करे, तो इसलिए वजह से उनको ज्यादा पावर दी गई है। ठीक है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, यहाँ पे जनता, पब्लिक की विल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पब्लिक की विल किसके साथ होती है? जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, जिनको वो चुनते हैं, इसलिए उनके पास ज्यादा पावर होती है कंपैरिजन देन नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। लास्ट पॉइंट है, often experts hold different opinions or place before her more than one option depending on what the overall objective is in the ministers decides। ठीक है, ये पॉइंट क्या कहता है, आप जैसे कि एक कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मान लो जो बहुत ही बड़े लेवल पे है या बहुत ही बड़ा है। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं होम मिनिस्ट्री। ठीक है, होम मिनिस्ट्री। अब होम मिनिस्टर जो है वो इस टाइम पे आपके हैं अमित शाह जी। ठीक है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी है। अब क्या होता है, अमित शाह तो सिर्फ 5 साल के आए, 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए अब उनको पूरे होम मिनिस्ट्री में क्या क्या लॉज एंड रूल्स रेगुलेशंस, अगर वो यही सब जानने लगे तो उनके 1-2 साल तो ऐसे ही चले जाएंगे। 1 साल तो कम से कम मान ही लो, 1 साल तो चले ही जाएगा सब कुछ जानने समझने में अच्छे से। तो इस तरह से वो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इनके होम मिनिस्टर के फंक्शन के लिए इनके साथ कई सारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो इनके हेल्पर्स होते हैं एक हिसाब से। तो सेक्रेटरी भी बोल सकते हो। ठीक है, सेक्रेटरी इनके साथ कई सारे होते हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो इनके साथ काम करते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट्स भी होते हैं कई सारे जो इनके साथ काम करते हैं, सेक्रेटरीज होती हैं, सेक्रेटरीज होते हैं इनके, वो कई सारे काम करते हैं। अब कोई बड़ा सा डिसीजन लेना है तो इन्हें उसके लिए
होम मिनिस्ट्री की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, उनके अथॉरिटी क्या है, वो किस किस चीज़ पे रूल रेगुलेशन या काम कर सकते हैं, सब कुछ पता होना चाहिए। तो सब कुछ इन्हें नहीं पता तो वो कौन बताएंगे, ये एक्सपर्ट और ये सेक्रेटरीज वगैरह ही बताएंगे जो इनके ऑफिसर्स हैं। अब कई बार हो सकता है कि इनके डिसीजन के लिए इनकी राय ली जाए कि आप लोग बताओ कि क्या सही है। तो कई बार होता है कि इन्हें जो चीज़ सही लगती है वो इन्हें गलत लगती है सेक्रेटरीज को, और कई बार जो इन्हें सही लगता है वो इन्हें गलत लगता है, तो दोनों की राय क्या है, अलग अलग होगी। तो वो लास्ट में क्या होता है, ये दोनों ही एक्सपर्ट है एक हिसाब से देखे तो, दोनों ही एक्सपर्ट है, दोनों ही पढ़े लिखे हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। पर यहाँ पे फिर बात किसकी मान जाएगी, होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर जो आखिरी में डिसाइड करेगा वही सारा सही माना जाएगा, उसी को रूल रेगुलेशन या उसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं कंट्री के। हमारे कई सारे कंट्रीज में तो प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट होता है, कई सारी कंट्रीज में प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हमारी कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये गवर्नमेंट के हेड होते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट होता है वही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन कभी नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शंस नहीं होते, ना ही हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही हम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं। ये बात याद रखना, प्राइम मिनिस्टर को हम चूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर चूज कैसे होते हैं, चुनते कैसे, क्योंकि इलेक्शन में तो हमने देखा है कि हम वोट देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर चूज कैसे होते हैं, एक होती है लोकसभा। ठीक है, जिसका आपने सुना भी होगा, लोकसभा। लोकसभा के टोटल मेंबर जो हैं अभी वो 543 है, जिनके लिए वोट वगैरह वोट्स होते हैं। तो ये 543 जो लोग हैं यही चुनते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को। हम लोग जो चूज करते हैं हम इन्हें चूज करते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ पे नीचे समझते हैं अच्छे से। पीपल लोग होते हैं, ठीक है, पीपल लोग। अब इनसे आते हैं एमपीज। कौन चुनता है इन्हें, लोग किसको चुनते हैं, एमपी को, जो कि टोटल क्या है 543 है पूरी कंट्री में। अब ये एमपी चूज करते हैं किसको, पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को। अब ये प्राइम मिनिस्टर को जब ये एमपी चूज करते हैं तो ये ऐसे नहीं कि इन्होंने बोल दिया, यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट, ये लोग एमपी जो है ये प्रेसिडेंट को बताएंगे कि इन्हें किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, किसको बनाना चाहते हैं ये प्राइम मिनिस्टर। तो फिर प्रेसिडेंट इन एमपी के सलाह पे, सजेशन पे, या एमपी की बात सुन के ये क्या करेगा, ये सजेशन नहीं देता, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कभी भी नहीं चुन सकता। एमपी ही जो होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, यही बताएंगे कि यहाँ किसको चुनना है। अब देखो 543 है तो सबकी राय अलग अलग हो सकती है, कोई किसी को बनाना चाहे तो किसी को बनाना चाहेगा। इसलिए जो 543 होते हैं तो इसमें मेजोरिटी देखी जाती है कि मेजोरिटी किसको बनाना चाहती है, ज्यादा लोग किसको बनाना चाहते हैं। ज्यादा लोग ऐसे नहीं कि 100-200 भी हो गए तो भी मान जाएंगे, नहीं, 543 का हाफ, मोर देन हाफ, ये कितना होगा 272 समथिंग या 73 समथिंग होगा। ठीक है, 273 लोग जिसको भी चाहेंगे या उससे ज्यादा लोग जब चाहेंगे तभी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ये लोग प्रेसिडेंट को बताएंगे और प्रेसिडेंट फिर पीएम को अपॉइंट करेगा। ठीक है, ये पीएम को अपॉइंट करेगा, इस तरीके से होता है। अब देखो, जब पीएम बन गया, ठीक है, प्रेसिडेंट ने पीएम को अपॉइंट कर दिया, फिर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ये दोनों ही मिलके डिस्कशन करेंगे और प्राइम मिनिस्टर सजेशंस देगा, बोलेगा कि इसको मिनिस्टर बनाना है, तो ये दोनों मिल के फिर क्या करेंगे, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है पूरा। लोग चुनते हैं एमपी को, एमपी से फिर ये प्रेसिडेंट के थ्रू पीएम को चुनते हैं, फिर पीएम और प्रेसिडेंट मिलके मिनिस्टर्स को चुनते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है।
The president appoints the leader of the majority party or the coalition of parties that command a majority in the Lok Sabha as prime minister। तो वही बात जो अभी हमने डिस्कस करी, ये पॉइंट वही कहता है। जो 543 मेंबर्स थे जो इलेक्शन जीतते हैं, 543 मेंबर्स जो होते हैं, एमपी जो होते हैं जो इलेक्शन जीतते हैं। अब कई बार ये 543 में से समझ लो 300 सीट जो है वो बीजेपी की है और फिर 243 जो है वो कांग्रेस की है। बाकी और भी पार्टीज होती हैं। अब इन 240 या 300 में से और भी पार्टीज को डिवाइड कर लो। हम दो ही पार्टी का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो ये 300 सीट इसके पास है, 243 सीट्स इसके पास है। तो इसके एमपी जिसको भी चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर बनाना, उसी के सजेशंस पे, उसी की बात सुन के प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर देगा, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो किसके पास है, बीजेपी के पास है। ठीक है। अब यहीं पे उसने बोला एक कॉलिएशन ऑफ पार्टीज। कॉलिएशन ऑफ पार्टीज क्या होता है? अब जैसे बीजेपी के पास 300 सीट्स नहीं आई, ठीक, बीजेपी के पास केवल सीट्स आई 200 और यहाँ पे 100 सीट्स आई किसकी, सीपीआई की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो अब इसके पास भी 272 नहीं है, बीजेपी के पास, ना ही सीपीआई के पास, ना ही इसके कांग्रेस के पास 273 सीट्स हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होगा? तो इन दोनों पार्टी के कॉलिएशन से, अब ये दोनों पार्टी मिलके क्या करेंगी, या फिर ये दोनों पार्टी मिल जाए, कोई भी दो पार्टी आपस में मिल जाएंगी और ये अपनी मेजोरिटी प्रूव कर देंगी। तो फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर देगा इनके कहने पे, ये जिसको अपॉइंट करवाना चाहते हैं या अपॉइंट करना चाहते होंगे। ठीक। फिर इसके बाद है इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स अ मेजोरिटी, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर अ मेजोरिटी सपोर्ट। ठीक। अब इन्होंने तो कॉलिएशन बना लिया, सीपीआई ने भी बना लिया, कांग्रेस ने से तो बना नहीं, पर सीपीआई और बीजेपी ने बना लिया। तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गया। अब क्या हो, कॉलिएशन बने ही ना बीजेपी कांग्रेस सीपीआई के साथ जाना चाहती है, ना सीपीआई किसी कांग्रेस के साथ जाना चाहती है, ना ही कांग्रेस बीजेपी के साथ जाना चाहती है। मतलब ये सारी तीनों ही पार्टी आपस में एक दूसरे के साथ जाना ही नहीं चाहती। तो अब कैसे होगा? अब जैसे इसके पास भी समझ लो 200 सीट्स हैं, इसके पास 200 सीट्स हैं, इसके पास 143 सीट्स हैं। अब किसी की मेजोरिटी भी प्रूफ नहीं हो रही। अब ना ही ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से कोई एक लीडर, इसका 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 किसी के भी अपने अपने एक ही लीडर खड़े हो जाएंगे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए, और ये लोग फिर वोट देंगे, बीजेपी के एमपी, सीपीआई के एमपी और कांग्रेस के एमपी। तो जिसको ज्यादा वोट मिलेगी, मतलब मेजोरिटी जिस भी कैंडिडेट को मिल जाएगी, जैसे यहाँ से ए खड़ा है, यहाँ से बी खड़ा है, यहाँ से सी खड़ा है। अब इसकी मेजोरिटी, अब इसके कुछ एमपीज ने इसको वोट दे दिया, इसके कुछ एमपीज ने भी इसको वोट दे दिया, इसके पास 200 एमपीज तो थे ही, तो इसके कितने हो गए, 273 कंप्लीट हो गए। तो इसकी मेजोरिटी प्रूफ हो गई। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, इसी को पीएम बना देगा। ठीक है। इनका अलायंस नहीं है आपस में, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, ना ही इनका गठबंधन हुआ है, ना ही एक दूसरे के साथ है कोई भी इनमें से। पर जब वोटिंग हुई तो इसके कुछ एमपी ने इसको वोट दे दिए, इस बीजेपी के बी को, इसने भी बी को। तो इस वजह से इसके पास 273 सपोर्ट्स पूरे हो गए बी बंदे के पास। तो इसकी पार्टी, इसका पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, इसने और इसके वोट से है। ठीक है। तो अब क्या होगा, प्रेसिडेंट जो होगा वो इसको पीएम अपॉइंट कर देगा। ठीक है। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका टेन्योर कभी भी फिक्स नहीं होता है कि वो कितने समय के लिए पीएम बनेगा। उसका कोई लिमिट नहीं है कि कम से कम इतने या ज्यादा से ज्यादा इतने साल के लिए, नहीं। वो डिपेंड करता है उसके सपोर्ट पे, उसके सपोर्ट पे। जैसे ये 543 एमपी हैं, ये सारे जब तक उसको सपोर्ट करेंगे, मेजोरिटी जब तक पीएम को सपोर्ट करेगी, अगर उन्होंने एक साल ही तक सपोर्ट किया तो पीएम एक साल में ही हट जाएगा, और अगर इन्होंने ही पीएम को 3 साल तक सपोर्ट किया तो 3 साल तक रहेगा, और तीसरे साल के बाद हट जाएगा। अब जितने भी साल के लिए इन्हें सपोर्ट करते हैं, कितने भी साल होता है, पर मैक्सिमम इन एमपी का टेन्योर फिक्स है, ये सिर्फ 5 साल के लिए ही रहेंगे, 5 साल से ज्यादा नहीं रह सकता ये एमपी, इनका टेन्योर फिक्स है।
पर इनका टेन्योर, पीएम का टेन्योर फिक्स नहीं होता। जब तक एमपी सपोर्ट करेंगे तभी तक ये प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये हमने पहले ही देख लिया, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स को किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, अ पर्सन who is not a member of parliament can also become a minister, but such a person has to get elected to one of the houses of parliament within the 6 months appoint as a minister। ठीक है, अब हमने ये तो देखा था कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिलके क्या करते हैं, मिनिस्टर को अपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लेता है मिनिस्टर्स को। अब मिनिस्टर्स अपॉइंट तो हो गया, अब ये मिनिस्टर्स ऐसा नहीं कि अपॉइंट जिसको मर्जी कर देंगे। अब इन्होंने जैसे किसी को भी अपॉइंट किया, ये तो पहले तो ये किसी एमपी को ही मिनिस्टर बना सकते हैं, किसी एमपी को ही मिनिस्टर बनाएंगे, चाहे वो लोकसभा का एमपी हो या फिर राज्यसभा का एमपी हो। पर कोई ऐसा बंदा मिल गया जिन्हें इनको प्राइम मिनिस्टर को नीड है गवर्नमेंट चलाने के लिए, देश को संभालने के लिए, किसी ऐसे बंदे की नीड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है काम करने में या फिर उनका सपोर्ट करने में। ठीक है, तो उसे एमपी बनाना है, तो ऐसा नहीं कि उसे बना ही नहीं सकते, उसे गवर्नमेंट में ला ही नहीं सकते, ला सकते, उसे एमपी बना देंगे। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट एमपी बना देगा। पर एमपी बनने के बाद, जैसे ही एमपी वो बन गया, जैसे कि वो 1 जनवरी को ही और 2023 में वो क्या बना, एमपी बन गया, तो विद इन 6 मंथ, सिर्फ 6 मंथ के अंदर अंदर उसे या तो लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा या तो राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। यहाँ से कहीं से इलेक्शन जीत के आना पड़ेगा या फिर यहाँ से कहीं से इलेक्शन जीत के आना पड़ेगा, तभी वो एमपी बना रह सकता है, सॉरी मिनिस्टर बना रह सकता है। एमपी नहीं, मिनिस्टर्स की बात चल रही थी ना, मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो जैसे ही वो मिनिस्टर अपॉइंट हो जाएगा तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर या तो लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर वो मेंबर नहीं बन पाता है तो 6 महीने के बाद वो मिनिस्टर के पद से हट जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब ये याद रखना, जो पीएम होता है ना, प्राइम मिनिस्टर, वो भी मेंबर होता है, या तो लोकसभा का मेंबर होगा या तो राज्यसभा का मेंबर होगा, किसी न किसी एक सभा का तो मेंबर होगा ही होगा। अब देखो आगे पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, Council of Ministers is the official name for the body that includes all the ministers. It is usually has 60 to 80 ministers of different ranks। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक ऑफिशियल नेम है किसका, एक बॉडी का, जिसमें सारे ही के सारे मिनिस्टर्स इंक्लूड होते हैं। ये मिनिस्टर्स की जो काउंटिंग होती है या नंबर्स होते हैं वो 60 टू 80 मिनिस्टर्स होते हैं। सबकी रैंक्स अलग अलग होती है, कोई सीनियर मिनिस्टर होता है, कोई जूनियर मिनिस्टर होता है, किसी की मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है तो किसी की कम इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, तो इनके डिवीजन देखते हैं। पहला आता है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर यूजली टॉप लेवल लीडर्स, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो टॉप लेवल लीडर्स होते हैं, रूलिंग पार्टी के ही होते हैं, ये जो भी पार्टी रूल कर रही होती है। रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, दो तरह की पार्टियां होती है। रूलिंग पार्टी जो इलेक्शन जीत जाती है, अपोजिशन जो जीतती है, जिसके एमपी होते हैं पर वो गवर्नमेंट नहीं बना पाती है, ठीक है, वो अपोजिशन होती है। पार्टीज हु आर इन अ चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज, तो parties who are the charge of the major ministry is usually the cabinet ministers meet to take decision in the name of the council of ministers. Cabinet is this the inner ring of the council minister, it comprises about 25 ministers। तो एक हिसाब से ये समझ लो, कैबिनेट मिनिस्टर्स वो मिनिस्टर्स होते हैं जो पीएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हाई पोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं। हाई पोस्ट मिनिस्टर्स कौन होंगे, आपके होम मिनिस्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, ये सारे ही सारे ऐसे ही कई सारे होते हैं, ऐसे 25 मिनिस्टर्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे जो पीएम डिसीजंस लेते हैं उनमें इन सारे ही से काउंसलिंग होती है, मतलब इनके एडवाइजेस, सलाह वगैरह लिए जाते हैं, तो इन्हें इसलिए इनर रिंग भी बोला जाता है। ये इनर रिंग होते हैं किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ठीक है, क्योंकि मिनिस्टर्स के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, ये डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, किसकी, पीएम की, प्राइम मिनिस्टर की। फिर उसके बाद आता है आपका मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। अब
कैबिनेट मिनिस्टर इंपॉर्टेंट वाले सारे मिनिस्टर आ गए, पर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंडिपेंडेंट चार्ज, ये क्या होते हैं, यूजली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज, ये छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज को संभालते हैं। यहाँ पे वो बैटरी चार्ज नहीं है, ये चार्ज मतलब संभालना हो गया, इंचार्ज होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी मिनिस्ट्री के इंचार्ज होते हैं, जैसे आपका कपड़ा मिनिस्ट्री, ऐसी छोटी छोटी चीज मिनिस्ट्रीज के हो गए, ठीक है। तो दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड, ये कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती है, कैबिनेट, ये जो इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी डिसीजन लेना होता है तो इनकी मीटिंग वगैरह होती है, तो कैबिनेट मीटिंग में ये मिनिस्टर्स नहीं आते जब तक इन्हें स्पेशली इनवाइट नहीं किया जाता। जब इन्हें स्पेशली इनवाइट किया जाता है ये मिनिस्टर्स तभी जाते हैं कैबिनेट की मीटिंग में। फिर उसके बाद आता है आपका थर्ड, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। अब मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, जैसे कि एक होम मिनिस्टर है सेंट्रल लेवल का, अब ये होम मिनिस्टर दिल्ली के लिए भी यही है, पंजाब के लिए भी यही है, साउथ साइड जाओगे तमिलनाडु, तमिलनाडु के लिए भी यही है, उधर चले जाओ नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो नॉर्थ ईस्ट में आपका मिजोरम ले लो, आसाम ले लो, इन सब के लिए होम मिनिस्टर क्या है, यही है। अब इन्हें कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट इनका प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है, या फिर कोई भी चीज चल रही है, कोई राइट्स वगैरह हो गए, या इन्होंने कोई सिक्योरिटी सिस्टम बनाया, यहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से समझ लो, बहुत ईजी है, नितिन गडकरी जी है वो। अब यहाँ पे उनको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है उनका, दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, मिजोरम में भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, तो ये कहाँ कहाँ ध्यान देंगे, तो दिल्ली ध्यान देंगे, तमिल ध्यान देंगे, या मिजोरम ध्यान दे देंगे, तो उन्हें और भी लोगों की जरूरत पड़ती है, तो ये अपने असिस्ट मिनिस्टर्स बनाते जो इनकी हेल्प करे स्पेसिफिक स्टेट्स में जाके। तो जैसे इन्होंने एक असिस्टेंट्स बनाया, अपना असिस्टेंट बनाया जो इन्हें असिस्ट कर सके मिनिस्ट्री, तो वो दिल्ली में हो जाएगा। तो ये है तो सेंट्रल मिनिस्टर ही जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को हेल्प के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो यही होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, जो कैबिनेट मिनिस्टर की असिस्टेंस के लिए बनाए जाते हैं, जो उन्हें असिस्ट कर सके। फिर इसके बाद है द डिसीजन आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग, दैट इज वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज आर इज ऑफन नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो आपके कैबिनेट मीटिंग में ही लिए जाते हैं, कैबिनेट मीटिंग में लिए जाते हैं। इस वजह से कई बार क्या होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, क्योंकि हमारे यहाँ भी है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैसी, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है एवरी मिनिस्टर हैज सेक्रेटरीज प्रोवाइडेड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजन। अब देखो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स जो है, ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जैसे नितिन गडकरी जी हैं, उनको कई सारे प्रोजेक्ट चलाने हैं, अब उनको बजट का, अपने यहाँ के मतलब रोड कैसे बनता है, ये सारी चीजें इन्हें पता नहीं होंगी, अब क्या क्या व्यवस्थाएं होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें इन्हें तो पता नहीं होंगी ना। तो इनकी हेल्प के लिए क्या होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, क्योंकि ये मिनिस्टर्स चुने ही 5 साल के लिए जाते हैं, क्योंकि एमपी 5 साल के लिए, अब इनका टेन्योर फिक्स नहीं है, वैसे तो 5 साल ही होता है जब तक एमपी रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेगा तो भी उसके अकॉर्डिंग तो ये 5 साल के लिए। अब 5 साल में ये सारी व्यवस्थाएं समझते पड़ेंगे, काम करेंगे, तो इनकी व्यवस्थाओं को समझने के लिए, ताकि वो अच्छे से डिसीजन ले सके, तो सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो होती है वो कौन देते हैं, इनके सेक्रेटरीज देते हैं इन्हें, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो भी डिसीजन में हेल्प चाहिए होती है डिसीजन लेने के लिए, वो सब कौन करता है, इनके सेक्रेटरीज करते हैं, जो भी इनके सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं। मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर्स होती है, उनके पास क्या क्या होता है पावर्स में। द प्राइम मिनिस्टर हैज वाइड रेंजिंग पावर, ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके पास काफी सारी पावर्स होती है, पर इनकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है, ठीक है, इनके पास बहुत सारी पावर्स होती है। तो वो क्या करते हैं, कैबिनेट मीटिंग को चेयर्स करते हैं, मतलब कैबिनेट मीटिंग का जो एक हेड होता है जो उसको कंट्रोल करता है, वो कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। He coordinates the work of different departments. His decisions are final in case disagreement arises between departments. अब देखो कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम, उनको एक साथ मिला के करने का काम वो कौन करता है, पीएम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अगर किन्हीं भी डिपार्टमेंट, जैसे ए डिपार्टमेंट है, बी डिपार्टमेंट है, सी डिपार्टमेंट है,
अब कोई एक डिसीजन लेना है या कोई भी एक काम करना है, ये राजी है, ये राजी है, ये राजी नहीं है, तो वहां पे जो भी फाइनल डिसीजन लेना होगा वो कौन लेंगे? पीएम लेंगे, प्राइम मिनिस्टर लेंगे। ठीक है, तो इनको कोऑर्डिनेट में लाके काम करवाने का काम भी किसका है? प्राइम मिनिस्टर का काम है। He also has the power to dismiss ministers when the prime minister quits, the entire ministry quits. अब देखो इसमें क्या है, अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो किसी भी मिनिस्टर को क्या कर सकता है? हटा सकता है, किसी भी मिनिस्टर को हटा सकता है, इस्तीफा ले सकता है उससे। बट अगर पीएम ने इस्तीफा दे दिया, प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, तो उसने 60 मिनिस्टर थे अप्रोक्स मान लो, पीएम ने इस्तीफा दिया तो इन सबका भी इस्तीफा या रेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के हटते ही ये सारे भी हट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक हिसाब से राजा था, ये राजा के मंत्री थे, तो जब राजा ही नहीं रहा तो मंत्री क्या करेंगे? तो मंत्री भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज आर समटाइम्स सीन एज प्राइम मिनिस्टरली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और देखो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कई बार क्या लगती है कि ये प्राइम मिनिस्टरली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पहले हम कैबिनेट पे बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिसीजन जो सारे लेने होते हैं वो कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर लेता है। गवर्नमेंट का फेस कौन है? गवर्नमेंट का फेस प्राइम मिनिस्टर है। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना प्राइम मिनिस्टर लेगा, किसी भी देश से बातचीत करनी प्राइम मिनिस्टर करेगा, प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करता है सारी चीजें। तो क्या हो गई? प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी से देखा जा सकता है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल्स द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट्री थ्रू द पार्टी। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कैबिनेट को भी कंट्रोल करता है, पार्लियामेंट को भी कंट्रोल करता है। अभी पार्लियामेंट वाले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे पार्लियामेंट जो होती है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। पार्लियामेंट क्या करती है? गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। पर यहाँ पे तो पॉइंट कुछ और ही लिखा है, प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करता है गवर्नमेंट को भी और पार्लियामेंट को भी। ये तो उल्टा लिख दी। अब ऐसा कैसे होता है? अब पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हम लोकसभा की बात लेके चलते हैं। लोकसभा के 543 मेंबर्स हैं। अब ये 543 मेंबर्स ही क्वेश्चंस करते हैं कि क्या हुआ, कहाँ पैसा खर्च हुआ, क्या बात हुई, कैसा क्या है, पॉलिसीज क्यों बनाई, कैसे बनाई, किस वजह से बनाई। ये सारे क्वेश्चनिंग करने का काम कौन करते हैं? ये लोकसभा के मेंबर्स एमपी करते हैं। ठीक है, तो अब ये इस पे कंट्रोल कर रहे हैं, गवर्नमेंट पे, ये पीएम पे कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखो कि ये सारे ही जो मेंबर्स हैं किसी न किसी पार्टी से है। अब जैसे बीजेपी पार्टी से है, ठीक है, अब बीजेपी पार्टी से है, इसके पास मतलब 300 सीट्स है, तभी तो ये पीएम बना है, क्योंकि इसी के पार्टी के लोगों ने मेजोरिटी दी होगी, बाकी पार्टी वाले तो देंगे ही नहीं इसका साथ। अब यहाँ पे हम सीपीआई ले लें, सीपीआई के कितने हैं? 100। कांग्रेस के ले लो, कांग्रेस के कितने हैं? 143। अब ये तो सपोर्ट करेंगे ही नहीं, ना ये सपोर्ट करेंगे। आप ये क्या करेंगे? पीएम ने बोल दिया अगर ज्यादा सवाल पूछा ना बेटा तो पार्टी से निकाल दूंगा। पीएम ने सीधा वार्निंग दे दी। तो ये जो 300 लोग हैं ये तो क्वेश्चन करेंगे ही नहीं, ये तो क्वेश्चन करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर इसने पार्टी से निकाला तो ये एमपी का पद खो देंगे, ये एमपी ही नहीं रहेंगे। एमपी नहीं रहेंगे मतलब इस लोकसभा के मेंबर से हट जाएंगे, तो ना मेंबर रहेगा ना सवाल पूछेगा। तो इस वजह से जो पीएम होता है ये अपनी पार्टी के थ्रू कंट्रोल करता है पार्लियामेंट को। ठीक है, बाकी मेंबर्स हैं, पर जब अगर सोच लो लड़ाई हो गई तो 300 लोग भारी पड़ेंगे या ये 243 लोग भारी पड़ेंगे? 243, 300 लोग भारी पड़ जाएंगे ना। तो ये मेजोरिटी ऑफ द लोगों को पार्लियामेंट में क्या करता है? कंट्रोल करता है पीएम थ्रू अपनी पार्टी के। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि पीएम कैसे पार्लियामेंट को कंट्रोल करता है। और कैबिनेट को तो वो कंट्रोल करता ही है, क्योंकि कैबिनेट के सारे मिनिस्टर पीएम के उससे बने हैं, एडवाइस से बने हैं। ठीक है, पीएम ना चाहे तो भगा भी दे, अब जब भगा भी सकता है तो सारी उसी की बात सुनेंगे ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कोलिशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक्स। अब देख कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट मतलब बीजेपी सीपीआई, कांग्रेस का एग्जाम्पल नहीं लेता मैं, बीजेपी का, दोनों की खतरनाक टक्कर है, दुश्मन है एक दूसरे के।
इसलिए हम सीपीआई के साथ जोड़ते हैं। वैसे जुड़ते तो ये भी नहीं है क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी अलग है और सीपीआई की आइडियोलॉजी अलग है, फिर भी हम एग्जाम्पल में दोनों को जोड़ देते हैं। तो बीजेपी और सीपीआई है। अब इसके पास 200 सीट्स है, इसके पास 73 सीट्स है। मेजोरिटी के लिए 273 चाहिए। दोनों ने मिलके क्या बना, गवर्नमेंट बना ली। ठीक है, अब गवर्नमेंट बना ली तो पीएम भी बन गया। अब ये जो पीएम है, इसको कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो इसे अपनी पार्टी वालों से भी पूछना पड़ेगा अगर ये बीजेपी का पार्टी का मेंबर है तो, और सीपीआई वालों से भी पूछना पड़ेगा क्योंकि पहले तो इसने अब कंट्रोल कर रखा था बीजेपी को कंप्लीटली, क्योंकि ये अब इसके अकॉर्डिंग चल रहे थे। ठीक है, अब ये सीपीआई तो इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी ना, क्योंकि इसका पीएम का तो इस पार्टी पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो सीपीआई तो चलेगी नहीं इसके अकॉर्डिंग। तो इसे इनसे भी एडवाइस लेना है। अगर सीपीआई के खिलाफ जाके पीएम ने कोई भी काम किया तो ये अपना सपोर्ट क्या करेंगे, हटा लेंगे। जैसे ही इन्होंने सपोर्ट हटाया, पीएम बन गया आम आदमी। पीएम बन गया आम आदमी, या फिर सिर्फ एमपी रह जाएगा। एमपी पीएम क्या हो जाएगा, उल्टा एमपी बन जाएगा, बस पीएम के पद से चला जाएगा जैसे इन्होंने सपोर्ट हटाया। तो इसको अपने पद पे बने रहने के लिए इसको भी मना के रखना है, इसको भी मना के रखना है। तो इसे सीपीआई से भी बात करके डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो इसलिए कोलिशन गवर्नमेंट में पीएम अपनी मर्जी से जैसा वो चाहता है वैसा डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स। पॉइंट क्या, ये मैंने अपनी तरफ से डाला है, आपकी बुक में है नहीं ऐसा कोई पॉइंट। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, ये कुछ आपके ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो पहले रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी अभी भी आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो जो पावर होती है ना पीएम की, वो बंदे तो बंदे भी डिपेंड करती है, मतलब गाय टू गाय डिपेंड करती है कि वो बंदा कैसा है। जवाहरलाल नेहरू बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर रहे। उन्होंने अपने टाइम पे बहुत कंट्रोल कर रखा था, अपनी पार्टी पे भी उनका पूरा कंट्रोल था, देश पे भी कंट्रोल। इंदिरा गांधी तो आयरन लेडी है, पीएम इंडिया की। इन्होंने अपने टाइम पे 1971 का वॉर लड़ा था। मतलब इनके टाइम पे ही हुआ था, लड़ने तो नहीं गई थी, इन्हीं के टाइम पे हुआ था। इन्होंने ही बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाया था। ये भी बहुत पावरफुल थे अपने टाइम पे। इन्होंने रशिया के साथ फ्रेंडशिप स्टार्ट करी थी। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह उतने पावरफुल लीडर तो नहीं बने, इतने पावरफुल पीएम नहीं बन पाए। पर ऐसा नहीं मनमोहन सिंह ने काम नहीं किया। मनमोहन सिंह जी की बदौलत ही आज इंडिया अपने पैरों पे खड़ा है। अगर मनमोहन सिंह जी नहीं होते तो इंडिया अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता। तो ये पावर यूज करने के मामले में तो ये इतने खास नहीं रहे, पर इकोनॉमिकली ये बहुत अच्छी पॉलिसीज इन्होंने बनाई, बहुत अच्छी पॉलिसीज वगैरह बनाई, जिससे इंडिया आज अपने टाइम पे खड़ा है। नरेंद्र मोदी जी, ये आज के टाइम पे एक पावरफुल लीडर है, जिन्होंने बहुत पावरफुली हर चीज़ों को हैंडल कर रखा है, कंट्रोल करके। तो पावर जो होती है वो बंदे तो बंदे भी डिपेंड करती है। इससे पहले कई देखो कुछ पावरफुल कुछ वैसे लीडर्स हैं आपके, राजीव गांधी भी प्राइम मिनिस्टर रहे, वो कुछ खास पावरफुल नहीं थे। उनके टाइम में कुछ खास काम भी आप देखोगे तो याद नहीं रहेगा, पर लोगों को प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जरूर याद रहेंगे। ठीक है, कि आप देखो ये जो पावर है ना वो बंदे तो बंदे पे डिपेंड करती है कि वो कैसे पावर को यूज कर रहा है, कैसे कंट्रोल करके रख पा रहा है। तो पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।